हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की जनवरी 2025 की ये मैगजीन चल रही है, जिसमें आज हमारा जो इस मैगजीन का जो लेक्चर है वह लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंतर्गत आज हम संस्कृति, नीति शास्त्र, सुर्खियों में रहे जो भी व्यक्तित्व है, योजनाएं हैं, तो जो जो इसमें पूछे जाते हैं, मतलब दिए गए होते हैं, इन सबको ओवरव्यू के साथ पढ़ेंगे। आज आपका जैसे ही लेक्चर फिनिश होता है तो आपको ये अंडरलाइन वाली पीडीएफ आपको दे दी जा रही है, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। और इसके पहले हमने वो वाली पीडीएफ दी हुई है, तो आप वो पीडीएफ का भी देख सकते हैं। और अगर अंडरलाइन पीडीएफ से पढ़ना है तो आप ये अंडरलाइन वाली पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी मैगजीन है। मैगजीन हमारी फिनिश ही होती है इस लेक्चर के बाद। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे टॉपिक आते हैं, जिसमें हमारा संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक आता है कि भारत में लौह युग के बारे में, भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे। संक्षिप्त सुर्खियां आएंगी जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का समझना, उसे पढ़ना, हड़प्पा जल प्रबंधन तकनीक, संत नरहरि तीर्थ के बारे में, कलारीपट्टू, कोटा रेड्डी जनजाति, घाटी जनजाति, भारत में फसल कटाई के त्योहार, कुंभ मेला, भारत रणनी भूमि दर्शन के बारे में, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये हमारे संस्कृति से रिलेटेड प्रमुख टॉपिक होंगे, तो इनको आज की क्लास में कवर करेंगे। फिर हम नीति शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मौजूदा दौर में विदेशी सहायता से संबंधित नैतिक सरोकार है उसके बारे में, और सुर्खियों में रही प्रमुख योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, कुछ सुर्खियों में रहे स्थल और व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारी इस मैगजीन के अंतर्गत प्रमुख जो पहलू आते हैं, इन सबको आज की क्लास के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। चलिए तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं भारत में लौह युग के बारे में। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि तमिलनाडु में लौह युग के बारे में एक बताया है कि लौह युग में तमिलनाडु में कब प्रारंभ होता है। 3345 ईसा पूर्व में लौह युग का प्रारंभ होता है। ये अभी नवीनतम रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट के क्या-क्या पहलू हैं और नवीनतम जो खोजें हैं उसके बारे में, और लौह युग की शुरुआत कब होती है भारत में, इन सब के बारे में जानते हैं। अब लौह युग के बारे में ये अभी बताया गया है, तो ये आपका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे भी आपका जो पहला लेक्चर आता है पाषाण युग को लेकर, मतलब कि स्टोन एज से रिलेटेड, तो उस टाइम पर देखते हैं कि वो लोहे का उपयोग करते थे या नहीं करते थे। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपके हमेशा से पूछे जाते हैं कि जो आर्य थे उन लोगों ने किस तरीके से लोहे का उपयोग किया। तो ये प्रश्नों का प्रारूप आपका पहले का रहा है। प्रेजेंट में लौह युग की शुरुआत मतलब कि यहाँ पर तमिलनाडु में बताई गई है। तो आपकी ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके और कौन कौन से मतलब कि पहले और कहाँ कहाँ पे इसकी खोजें हुई। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस रिपोर्ट के बारे में, और दूसरा ये कि अगर तमिलनाडु में पता चला है तो तमिलनाडु के ऐसे कौन-कौन से स्थल है जहाँ पर ये खुदाई हुई है। क्योंकि इनके स्थल होते हैं और स्थलों से रिलेटेड आपके नाम पूछे जाते हैं। और अगर साउथ के स्थल होते हैं तो उनको नाम में याद करना थोड़ा टिपिकल भी हो जाता है। तो उसके लिए आपको अच्छे से याद कर लेना है। 1 से 2 बार आप रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएँगी। इसमें एक डेटा को दिया गया है कि क्या आप जानते हैं कि तांबा को गलाने के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है, जबकि लोहा को गलाने के लिए 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की जरूरत पड़ती है। इसलिए लोहा गलने के समय लगता है, लोहा में गलने में समय लगता है। तो ये कहा गया है, मतलब कि एक रेशियो बताया गया है कि जब तांबा गलता है तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए, और लोहा जब गलाया जाता है तो उसे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए। यानी कि लोहे में टेम्परेचर की ज्यादा जरूरत पड़ती है और गलने में समय लगता है। तो ये लोहे के बारे में है। तो ये इसका एक मतलब कि एक जीके के अकॉर्डिंग दे दिया। चलते हम इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की ओर। तो रिपोर्ट क्या कहती है कि इसमें एंटीटिक्विटी ऑफ आयरन रिसेंट रेडियोमेट्रिक डेट्स फ्रॉम तमिलनाडु शीर्षक से जारी की गई। रिपोर्ट में इस बात का भी खंडन किया गया है कि लोहे प्रौद्योगिकी का प्रचलन पहली बार हित्ती साम्राज्य यानी कि 1300 ईसा पूर्व में अनातोलिया तुर्की में हुआ था। इस रिपोर्ट को तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और विश्वविद्यालयों ने तैयार किया हुआ था। और इस नवीनतम तथ्य से पता चला है तो यह आदि चन्नलूर, सिबगलाई, मलिया डुम्पराई, किलान मांडी, मनगाडू और थेलुंगनूर इसे खुदाई की पता चला है। जो कौन कौन से स्थल है? आदि चन्नूर, सिवगलाई, मलिया डुम्पराई, किरना मंडी, मंगाडू और थेलू लंगूर इसके प्रमुख ये आपके
मतलब कि ये स्थल है। चलते हैं लोहे युग में नवीन खोजों के बारे में, तो हम पृष्ठभूमि को देखे जाए तो पृष्ठभूमि सबसे पहले भारत में जो लोहे युग की शुरुआत होती है वह पहली सहस्त्राब्दी यानी कि पहली शताब्दी में ईसा पूर्व में होती है, जहां पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नवीनतम खोजों से ये बात सामने आती है कि भारत में लोहे युग की शुरुआत दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में होती है, और यह तमिलनाडु से मिले नवीनतम साक्ष्यों से भारत में लोहे युग की शुरुआत तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक विस्तारित कर दिया गया है। तो इसमें एक तरीके से एक विवादित सा ही है कि आपका पहली शताब्दी में कहा जाता है, दूसरी शताब्दी में यहाँ से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होता है, और अभी ये प्रेजेंट में नवीनतम साक्ष्य आए हुए हैं तो उसमें तीसरी शताब्दी तक का विस्तार दिया गया है। अध्ययन में उपयोग की जाने वाली कुछ डेटिंग टेक्निक है, जैसे कि एक्सेलरेटर, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, रेडियो कार्बन, ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डेटिंग का उपयोग किया गया है। नवीनतम तथ्यों के बारे में बात करें तो तमिलनाडु से प्राप्त लोह युग के नवीनतम साक्ष्य वैश्विक स्तर पर ज्ञात अब तक के सबसे प्राचीन लोह युगीन साक्ष्य है। शिवगलाई, जो कि इस जगह से प्राप्त लोहे के संबंधित प्रमाण 3345 से 2953 ईसा पूर्व के हों, और यहाँ पर समाधि कलश भी मिला है जो संभवतः 1155 ईसा पूर्व का है। मलिया डुम्पराई, जो कि इस जगह पर ये 2172 ईसा पूर्व के लोहे के साक्ष्य के उपकरण मिले हुए हैं। किलना मंडी, जहां पर तमिलनाडु में ताबूत के साथ समाधान की प्रक्रिया में सबसे प्राचीन साक्ष्य 1692 ईसा पूर्व के हैं, और तमिलनाडु से प्राप्त समाधान की इसी तरह के सबसे आरंभिक प्रमाण मिलते हैं। उन्नत धातु कर्म मानवीय संज्ञात्मक एवं तकनीकी विकास को ये दर्शाता है, जिसमें भारत में प्रारंभिक धातु कर्म की उन्नत अवस्था का प्रमाण जो है वह कुट्टुमलान, चेट्टीपलयम, पेरुंगलूर जैसे स्थलों में 3 अलग-अलग प्रकार की लोहा पिघलाने वाली भट्टियों में मिलता है। लोहे की उपयोगिता में प्राचीनता देखी जाए तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ऋग्वेदिक समाज में लोगों ने को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। बौद्ध साहित्य और अर्थशास्त्र में लोहे गलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, और आहार ताम्र पाषाणिक युग में प्राचीन लोहे कलाकृतियां मिली हुई है। तो ये जो है आपके इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पर इसका यूज किया गया, कहाँ पर नहीं किया गया, तो ये आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं कि आगे की ओर कि इनकी भट्टियों में जब इन्हें जलाया जाता है तो इनमें 1300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, और यह स्पंज आयरन के उत्पादन के लिए आवश्यक उन्नत पायरो तकनीक समझने को प्रदर्शित करता है। ताम्र और लोह युग की कुछ समकालीन होना होता है। जब विंध्य पर्वत के उत्तर स्थित सांस्कृतिक क्षेत्रों में ताम्र युग चल रहा था, तब विंध्य पर्वत के दक्षिण क्षेत्र में लोह युग का प्रवेश हो चुका था, और भारत में लोह युग जो है इसकी शुरुआत हड़प्पा सभ्यता यानी कि कांस्य युगीन के बाद से मानी जाती है। तो भारत के बारे में अब जान लेते हैं कि भारत के साक्ष्य कहाँ-कहाँ पर मिले हैं। तो जैसे उत्तर भारत में लोह युग के बारे में बात करें तो उत्तरी भारत में लोह युग के पुरातात्विक साक्ष्यों से चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले चमकदार मृदभांड प्रमुख होते हैं। प्रमुख जो मृदभांड है जिसमें चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तरी काले चमकदार मृदभांड है। कालक्रम जो देखा जाए तो PGW, जिसमें 800 से 400 ईसा पूर्व में ये मृदभांड मुख्य रूप से घग्गर, हकरा, नदी घाटी, राजस्थान, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में मिले हैं, और इस काल में लोहे का उपयोग मुख्य रूप से हथियार बनाने के लिए किया जाता है। एनपी NBPW, जो कि 600 से 100 ईसा पूर्व में है, और यह प्रारंभिक ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के समकालीन, और इस अवधि में लोहे का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के व्यापक रूप से किया जाने लगा। दक्षिण भारत में लोह युग की शुरुआत कब होती है? प्रायद्वीपीय भारत में लोह युग के आरंभिक साक्ष्य मुख्य रूप से महापाषाण संरचनाओं से संबंधित है, और इसके अलावा कुछ साक्ष्य आवास स्थलों के नजदीक भी होते हैं, और ये महापाषाण कालीन संस्कृति आवास स्थलों से संबद्ध होते हैं, जिसमें प्रमुख स्थल आते हैं जैसे कि नाइक कुंड, विदर्भ, लोहा गलाने की भट्टियां मिली है, पीएमपल्ली तमिलनाडु में यहाँ से बड़ी मात्रा में लोहे अवशेष मिले हैं, और लोहे का उपयोग आग पर नियंत्रित तकनीक विकसित हुई है, जिससे लोहे निष्कर्षण की प्रक्रिया उत्पन्न हुई है। तो ये दक्षिण भारत में लोह युग के बारे में। अन्य क्षेत्रों में लोह युग की शुरुआत कैसे होती है? यहाँ देखते हैं कि मध्य भारत मालवा में नागदा, एरड़, आहार जैसे स्थल आते हैं। मध्य और निचली गंगा घाटी में ताम्रपाषाण काल के बाद उत्तरी और काले चमकदार मृदभांड के पहले स्थल जैसे पांडु राजा टीवी, महिसादल, चिरांद और सोनपुर आते हैं। तो ये आपके प्रमुख अन्य लोह स्थल आते हैं। स्थल का जो ये लोह युग है उसका क्या प्रभाव है, इस प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। पहला प्रभाव तो आता है तकनीकी एवं आर्थिक रूप से। ये प्रभाव जो है धातु कर्म में गति से प्रकृति से संबंधित है, जिसमें युद्ध कला और युद्ध कला शिल्प कौशल के बारे में यह
सुधार होता है। शहरीकरण के अंतर्गत देखा जाए तो गंगा घाटी में नगरों के विकास के साथ भारत का द्वितीय शहरीकरण शुरुआत हुआ। कृषि में देखा जाए तो यह कुदाल और हल्के फाल जैसे लोहे के औजारों से कृषि उत्पादकता बढ़ाया और सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में बदलाव देखने को मिला। राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी आए, जैसे कि महाजनपदों का उदय, जो कि खाद्य उत्पादन में हुई बढ़ोतरी से विशाल राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। कला और वास्तुकला में दिल्ली का लोहा स्तंभ 4वीं सदी ईसा पूर्व में उन्नत जंगरोधी धातु विज्ञान का एक उदाहरण और युद्ध कला के विकास में यह लोहे के हथियारों, कवच, रथों के निर्माण में सैन्य रणनीतियों में बदलाव लाया गया है। तो इस तरीके से इसके सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव, तकनीकी और आर्थिक प्रभाव के तौर पर इनको देखा जाता है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जाता है, इसमें गार्डन चाइल्ड ने प्राचीन मानव इतिहास में पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लोह युग में इसे विभाजित किया गया है और इतिहासकारों ने इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से निश्चित माना है। हालांकि मानव विकास एक रेखीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी में प्रगति के क्षेत्र, संसाधनों और पर्यावरण के अनुसार यह प्रत्येक क्षेत्र से अलग हो सकती है। तो इस तरीके से आता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक के बारे में, कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित जीआई समागम में 2030 तक 10,000 भौगोलिक टैग या संकेतक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो कितने? 10,000 को 2030 तक, इतना पूरा ओवरऑल इंडिया में, मतलब कि इतना टारगेट रखा है कि 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेतक दिए जाए। अब आता है कि इसका जैसे कि भौगोलिक संकेतक दिए जाते हैं, आप जिस प्रदेश के होंगे, आपके प्रदेश की भी कुछ खासियत होगा, तो उसका भी जीआई टैग दिया गया होगा। तो अब जीआई टैग जो दिया जाता है, तो पहले नंबर तो ये कि होते क्या है, इनका अनुप्रयोग किस तरीके से होता है, इनका संरक्षण किस तरीके से होता है, वैश्विक फ्रेमवर्क किस तरीके से वर्क करता है और भारतीय फ्रेमवर्क किस तरीके से किया जाता है। और अगर इसे 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेतक दिए जाने का टारगेट रखा गया है, तो क्या रीजन है कि ऐसी व्यवस्था चलाई जाती है। तो चलिए जानते हैं कि भौगोलिक संकेतक के बारे में बात की जाए, तो ये जो होते हैं, एक ऐसा चिन्ह होते हैं जिनका उपयोग उन उत्पादों के लिए किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इस भौगोलिक उत्पत्ति के कारण उन्हें कुछ खास गुण भी होते हैं और इनका अनुप्रयोग जीआई टैग में आमतौर पर कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुओं के लिए दिया जाता है, जिसमें हस्तशिल्प, औद्योगिक वस्तुएं और खाद्य पदार्थ में इसमें शामिल होते हैं। इनका संरक्षण जो है वह जीआई टैग उत्पादों की कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में, एक बार यह टैग मिल जाने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उस उत्पाद के नाम पर उपयोग नहीं करता है। और भारत में जीआई टैग की जो वर्तमान स्थिति है, इसमें देखा जाए तो भारत में पहला जीआई टैग 2004 से 2005 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया और जुलाई 2024 में यह कुल 605 जीआई टैग जारी किए गए और उत्तर प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या में राज्य में इसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। तो ये वर्तमान स्थिति है और पहला आपका दार्जिलिंग चाय को 2004-5 में दिया जाता है। 2004 में सूचीबद्ध महत्वपूर्ण जीआई टैग जो प्राप्त हुए उनके बारे में, उनको एक मानचित्र पर अंकित करने वाले उत्पादों के माध्यम से दिखाया गया है। तो इनको जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि इनका वैश्विक और भारतीय फ्रेमवर्क किस तरीके से। वैश्विक फ्रेमवर्क किस तरीके से कार्य करता है, इसमें औद्योगिक संपदा संरक्षण पर पेरिस कन्वेंशन 1883 के तहत बौद्धिक संपदा संरक्षण के घटक के रूप में शामिल होता है और विश्व व्यापार संगठन में ट्रिप्स यानी कि आईपीआर के व्यापार संबंधी समझौते पर ये शामिल। भारतीय फ्रेमवर्क को देखा जाए तो यह वस्तु का भौगोलिक इंडिकेशन यानी कि रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 जो कि 2003 में लागू होता है और इसमें पंजीकरण की अवधि 10 वर्ष यानी कि नवीनीकरण कराया जा सकता है और रजिस्ट्री स्थान चेन्नई में है और जीआई का जो रजिस्ट्रार है वह पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क का एक नया नियंत्रक होता है और यहाँ पर नोडल विभाग में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये भारतीय फ्रेमवर्क और इसमें वैश्विक फ्रेमवर्क के बारे में आता है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में आता है पिल्क हुआ, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, बनारस धातु ढलाई शिल्प, बरेली पेंट और बांस शिल्प, थारूट कढ़ाई, बरेली जरी जरदोजी, बनारस की तिरंगी बर्फी आती है। असम में आता है बोडो अरुणाई, बोडो नाफाक किण्वित मछली, बोडो ओडोला, बोडो ग्वाखा या ग्वाखनी, बोडो जो जबरन इसके प्रमुख असम में आते हैं और असम में और भी आते हैं जैसे कि बोडो जो गिसी, बोडो मेबरा बिड़वी, बोडो नारजी आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है निकोबारी डोंगी या होदी शिल्प, निकोबारी मत यानी कि चतराई, हिलियोरे, अंडमान करेल मूसली चावल, निकोबारी तवी ए नगाइच, नगुआट कुक थाव था और पड़ोक लकड़ी शिल्प आता है। गुजरात में कच्छ अजरक आता है। तो इस तरीके से इसके गुजरात के बारे में। भारत में कुछ भौगोलिक टैग की कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि पहला कम पंजीकरण दर होना, कि आई जो वर्ल्ड आईपी इंडिकेटर 2024 के मुताबिक भारत में जीआई पंजीकरण के मामले में चीन, फिर जर्मनी और हंगरी जैसे देशों को पीछे है। फिर क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है, जीआई का उल्लंघन होता है जिसमें बनारसी सिल्क की नकल सूरत में
पावर लूम द्वारा सस्ते विकल्प के रूप में बनाई जाती है। जागरूकता की कमी होती है, भौगोलिक विवाद होता है। पंजीकरण के बाद इसमें बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिनमें जीआई टैग प्राप्त उत्पादों किसान अक्सर जीआई प्रक्रियाओं की जानकारी से वंचित रहते हैं। और भौगोलिक विवाद ये होता है कि इसमें जब एक उत्पाद के लिए कई राज्य जीआई का दावा करते हैं, जैसे कि बासमती चावल के स्वामित्व को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में एक विवाद का इशू बना हुआ है। और ये जब भी आप जो भी जीआई टैग आता है, तो उस टाइम पर ये रहता है कि जैसे कि मध्य प्रदेश का कोई हुआ और छत्तीसगढ़ का हुआ, बॉर्डर वाले एरिया में आता है, तो दोनों राज्यों में एक विवादित मुद्दा बन जाता है। तो इस तरीके से भौगोलिक संकेतक के तौर पर ये कुछ चुनौतियां आती है। भारत में जीआई टैग को मजबूत करने के लिए कुछ पहले शुरू की गई हैं, जैसे कि जीआई टैग में लोगो और टैगलाइन होना, जो अतुल्य भारत के अमूल्य खजाने टैगलाइन भारत के भौगोलिक संकेतक की भावना को दर्शाती है। जीआई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, एक जिला एक उत्पाद में इसके प्रत्येक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाता है और जिला निर्यात हब और जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के रूप में पहचाना जाता है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स होता है, जिसमें प्राप्त उत्पादों को भारत और वैश्विक खरीदारों के लिए जोड़ता है। तो इस तरीके से इसके ये प्रमुख पहली है। भारत में जीआई टैग को मजबूत करने के लिए आगे की राय जैसे कि जागरूकता को बढ़ाना, पंजीकरण के बाद रूपरेखा को सशक्त करना, गरीब उत्पादों को सहायता करना, राज्यों के बीच विवादों के भी समाधान होना, संरक्षित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो इस तरीके से आता है। अब आती है हम संक्षिप्त सुर्खियों की ओर, जिसमें पहली आती है कि सिंधु घाटी लिपि का अर्थ समझना और उसे पढ़ना। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ना और उसके शब्दों का अर्थ बताने के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लेते हैं कि इसका जो प्रारंभ है वह प्रारंभिक हड़प्पा काल में और परिपक्व काल में और उत्तर हड़प्पा काल के बीच में इसकी एक अवधि होती है सिंधु घाटी सभ्यता की। और इसकी खोज 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा की जाती है और इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा इसके प्रमुख स्थल आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो इसका प्रसार जो होता है एलईपी लगभग 60 उत्खनन स्थलों से प्राप्त हुई और वर्तमान में इस लिपि का लगभग 3500 नमूने पत्थर की उकेरी गई मोहरों, ढले गए टेराकोटा, फेओन्स से बने ताबीज और मृदभांडों के टुकड़ों आदि के रूप में बचे हुए हैं। लेखन शैली जो बात करें तो इसमें सैन्य लिपि एक अज्ञात लेखन प्रणाली है। इसमें मिले अभिलेख आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, जिनमें औसतन 5 प्रतीक अक्षर होते हैं और ये आमतौर पर दाएं से बाएं लिखा जाता है और लंबे लेखों में कभी-कभी बोस्ट्रो फेड ऑन शैली का प्रयोग किया जाता है और वेस्ट फ्रेडन शैली में पहली पंक्ति दाएं से बाएं और अगली पंक्ति बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इस लिपि की संरचना के अंतर्गत बात करें तो इसमें आंशिक रूप से चित्रात्मक प्रतीक अक्षरों का उपयोग किया जाता है और यह मानव और पशु रूपांकन तथा विशिष्ट यूनिकॉर्न प्रतीक नियंत्रित यथार्थवाद दिखाने वाले कलात्मक डिजाइन इसमें होते हैं। लेखन माध्यम और विधियां होती हैं, जिसमें मुहरों, पट्टियों, तांबे की पट्टियों का उपयोग किया जाता है और इसके अलावा सामग्रियों में टेराकोटा, चीनी, मिट्टी की वस्तुएं, शंख, हड्डी, हाथी दांत, पत्थर, धातु और कपड़े, लकड़ी जैसे समय पर क्षय होने वाली सामग्री शामिल है और लिपि के नक्काशी, उत्कीर्णन, छिलाई, जड़ाई, चित्रकारी, ढलाई, उभार के माध्यम से लिया जाता है। सेंधव लिपि को समझने के महत्व आते हैं, जिसमें ऐतिहासिक होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के वैदिक प्रथाओं के बीच में संबंध अन्य समकालीन सभ्यताओं के बीच उनके संबंधों को उजागर किया जाता है और इसके भाषाई और जनजातीय संबंधों को देखा जाए तो सेंधव भाषाओं और द्रविड़ तथा इंडो यूरोपीय परिवारों में समकालीन भाषाओं के बीच संबंध स्थापित करने में मदद मिल सकती है। हड़प्पा जल प्रबंधन तकनीक के बारे में इसमें हाल ही में हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन की तकनीक का पता चला और इस क्षेत्र में जारी उत्खनन के दौरान टीलों के बीच जल भंडारण क्षेत्र की खोज हुई और ये क्षेत्र अनुमानित 3.5 से 4 फीट की और उससे ऊपर पर उन्नत जल तकनीक प्रबंधन तकनीकों को दर्शाते हुए साथ ही ये चोतांग यानी कि दर्शावती नदी पर सूखा हुआ भाग भी इसमें खोजा गया। हड़प्पा सभ्यता की जल प्रबंधन की कुछ प्रणालियां हैं, जैसे कि विस्तृत जल निकासी प्रणाली, जो कि ईंटों को परस बनी भूमिगत नालियां पाई जाती हैं। छोटे बांध जो होते हैं वे गुजरात के लोथल में सिंचाई और पीने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु स्थानीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। गोदीवाड़ा जो कि साबरमती नदी के पास लोथल में एक पंक्तिबद्ध संरचना होती है। नलिकाएं और जलाशय जो कि गुजरात के धोलावीरा में पत्थरों से बने जलाशय मिले हैं। तालाब एवं कुएं जो कि मोहनजोदड़ो में तालाबों में एकत्रित वर्षा जल में कुशल जल निकासी प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक घर के कुओं तक पहुंचाया जाता है। अब आते हैं कि राखीगढ़ी जो है वह हरियाणा के हिसार जिले में एक घग्गर और हकरा नदी के मैदान में स्थित हड़प्पा की सभ्यता के सबसे पुराने और सबसे बड़े शहरों में से एक है और इसमें मुख्य रूप से खोजें पुरातत्विक टीले कंकाल अवशेष हड़प्पा युग के एकमात्र डीएनए साक्ष्य की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आते हैं संत नरहरि तीर्थ के बारे में, जो कि विशाखापट्टनम के सिंहाचलम मंदिर में संत हरि नरहरि
तीर्थ की मूर्ति मिली है। संत नरहरि तीर्थ 13वीं शताब्दी में द्वैत वेदांग दार्शनिक विद्वान और संत थे और इन्हें ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म चिकाकोल नगर यानी कि वर्तमान श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में होता है और ये माधवाचार्य के शिष्य थे और वे द्वैत वेदांत दर्शन के प्रवर्तक रहे और इन्होंने यक्षगान और बलायु आटा को वैष्णव भक्ति आंदोलन का हिस्सा बनाया। फिर आते हैं कलारी पट्टू, जो कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाला 38वें राष्ट्रीय खेलों में कलारी पट्टू के प्रदर्शन हेतु इवेंट्स की सूची में शामिल किया गया और इसे प्रतियोगिता वर्ग से हटा दिया गया है। कलारी पट्टू जो होता है वह केरल में विकसित किया गया और सबसे प्राचीन मार्शल परंपराओं में से एक है और इस इतिहास में संगम काल से जुड़ा हुआ है। कलारी का अर्थ होता है प्रशिक्षण केंद्र और वह स्थान जहाँ अभ्यास होता है और पट्टू का अर्थ होता है लड़ाई या कठोर शारीरिक अभ्यास होता है। इसमें दो मुख्य शैलियां होती है, एक होती है बड़कन या उत्तरी शैली जो केरल के मालाबार क्षेत्र में प्रचलित है और दूसरी आती है थेक्कल या दक्षिणी शैली जो कि मुख्य रूप से त्रावणकोर क्षेत्र में प्रचलित है। फिर आते हैं कोंडा रेड्डी जनजाति के बारे में कि हाल ही में कोंडा रेड्डी जनजाति महंगे पारंपरिक विवाह करने की बजाय लिव इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता देने के कारण चर्चा में हो। कोंडा रेड्डी जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत की गई है और इनका निवास स्थान मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के पूर्व तथा पश्चिम गोदावरी में खम्मान जिलों के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में निवास करती है और इनकी मातृभाषा तेलुगु है और ये परिवार और विवाह में देखा जाए तो ये पितृसत्तात्मक और पितृ स्थानीय होते हैं और ये सामान्यतः एकल विवाह की प्रथा का इनका प्रचलन और हालांकि बहु विवाह वाले परिवार भी देखे जाते हैं। आस्था और त्योहारों में जनजाति मुत्यालम में आए ग्राम्य देवता भूमि देवी यानी पृथ्वी देवी, गमम्मा यानी देवी यानी कि नदी देवी आदि की पूजा की जाती है और ये मम्मी विधि कोठा भूदेवी पाडुंगा गगम्मा पाडुंगा बाना देवड़ू पाडुंगा जैसे त्योहार मनाती है। अब आते हैं हाटी जनजाति के बारे में कि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र में हाटी जनजाति का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव बोड़ा त्योहार शुरू हुआ है। इस उत्सव में स्थानीय रूप से माघों को त्योहार भी कहा जाता है और हाटी जनजाति के बारे में बात करें तो यह संविधान में अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम 2023 में हाटी समुदाय के अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। कस्बों में हाट नामक साप्ताहिक बाजार के आयोजन के कारण इस जनजाति का नाम हाटी पड़ा और यह छोटे बाजारों में ये अपने उपज बेचते हैं और इसे ट्रांसगिरी इसलिए कहा गया है जिसमें गिरी और टॉन्स नदी के पास अवस्थित है। वही समुदाय उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में निवास करते हैं। भारत में फसल कटाई के त्योहार के बारे में कि हाल ही में भारत ने अलग अलग भागों में फसल कटाई के त्योहार मनाए गए हैं। भारत में फसल कटाई के त्योहार के परिचय के तौर पर देखें तो ये त्योहार देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं और ये त्योहार प्रकृति के प्रति समुदाय के प्रेम को दर्शाते हो। फसल कटाई के प्रमुख त्योहार में लोहड़ी जो कि उत्तर भारत में विशेष रूप से पंजाब में मनाया जाता है और सर्दियों के मौसम में समाप्त होने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के आगमन तथा हिंदुओं के लिए 6 माह के शुभ लाभ को दर्शाता है और मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है इसलिए इसे उत्तरायण कहा जाता है। पोंगल जो होता है वह दक्षिण भारत में मनाया जाता है जो 4 दिवसीय उत्सव होता है जिसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है। भोगाली बिहू असम में मनाया जाता है जो फसल कटाई के मौसम की समाप्ति का एक प्रतीक होता है। अब आते हैं हम कुंभ मेला की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ या पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ के बारे में बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और यह एक प्रकार की तीर्थ यात्रा है। यहाँ 12 वर्षों के दौरान 4 बार से आयोजित होती है। भारत में कुंभ मेला का आयोजन निम्नलिखित 4 तीर्थ स्थलों में बारी बारी से होता है जिसमें हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर, उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर और नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी के नदी के तट पर इसका आयोजन होता है। और प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम पर होता है जिसमें सरस्वती नदी आदर्श नदी है जिसमें प्राचीन साहित्यों में इसका उल्लेख मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया और चीनी यात्री हुएनसांग ने सबसे पहले यात्रा वृतांत में कुंभ मेले का उल्लेख किया और हुएनसांग ने 7वीं शताब्दी और राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा पर आए थे और आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में कुंभ मेले का वर्तमान स्वरूप दिया हुआ था। तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं भारत रणभूमि दर्शन के बारे में कि रक्षा मंत्रालय ने रण क्षेत्र पर्यटन योजना के तहत भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट और ऐप को लॉन्च किया है। यह वेबसाइट ऐप रण क्षेत्रों की यात्राओं के लिए सूचना प्राप्त करने मंजूरी देने के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है और रण क्षेत्रों की यात्राओं में वर्चुअल टूर ऐतिहासिक गाथाएं शामिल होती हैं और भारतीय सेना में पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर कुछ अन्य सीमाओं के स्थलों को भी शॉर्टलिस्ट किया है जिसमें अतीत में सैन्य कार्रवाई हुई है, युद्ध हुए और अरुणाचल प्रदेश में कुवैत भूम लद्दाख में रेजांगला पेशोंगतुसो और डोकलाम इसमें 2017 में संघर्ष के स्थल रहे हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में कि भारत ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024
प्रदान की है, जिसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में 6 श्रेणियां हैं। पहला आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो 1991 से 92 में दी जाती है, जो 4 वर्षों की अवधि के दौरान खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान की जाती है। और हाल ही में यह पुरस्कार गुकेश दीप शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक और मनु भाकर को निशानेबाजी में दिया गया। अर्जुन पुरस्कार 1961 में 4 वर्षों की अवधि के दौरान खेलों में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में प्रशिक्षकों या कोच के सर्वोच्च खेल के लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में पिछले 3 वर्षों में खेल को बढ़ावा देने और उनके विकास के क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए संगठनों, कॉर्पोरेट्स और व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में ये प्रमुख वाले खाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक नीति शास्त्र के बारे में, यानी कि एथिक्स के बारे में, कि मौजूदा दौर में विदेशी सहायता से संबंधित नैतिक सरोकार रहा है। कि हाल के दिनों में विदेशी सहायता की अवधारणा की गहन समीक्षा के अधीन है, जिसमें विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के संचालन को 90 दिनों में निलंबित करने की कार्रवाई के बाद चर्चा और बढ़ गई है। और इस कदम में विदेशी सहायता के नैतिक प्रभाव और इसके पीछे प्रेरणाओं और वास्तविक दुनिया पर इसके प्रभाव को लेकर व्यापक चर्चा को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में अमेरिकी कांग्रेस के एक अधिनियम द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में विश्वव्यापी नागरिक सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित की गई। और इसका उद्देश्य विदेशी एजेंसी विदेशी लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, एक स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व को बढ़ावा देना और सॉफ्ट पावर के रूप में अमेरिकी सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ाने के लिए 100 से अधिक देशों में काम करता है। इसका कार्यक्षेत्र अनुदान, तकनीकी सहायता, विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के माध्यम से आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, मानवीय सहायता होता है। और इसका सहयोग गैर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, कंपनियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मिलकर कार्य करती है। इसके प्रमुख कार्यक्रम में आता है प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ की, और यह मुख्य रूप से एचआईवी एड्स के नियंत्रण में केंद्रित है। दूसरा आता है फीड द फ्यूचर, जो इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और भुखमरी को समाधान करना है। पावर अफ्रीका, जो कि अफ्रीका में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने पर केंद्रित है। वाटर फॉर द वर्ल्ड एक्ट, जो कि जल सफाई, स्वच्छता सेवाओं में सुधार में केंद्रित है। और वैश्विक योगदान 2024 में संयुक्त राष्ट्र ट्रैक की गई सभी मानवीय सहायता का लगभग 42% योगदान होता है। और विदेशी सहायता के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि द्विपक्षीय सहायता, बहुपक्षीय सहायता, मानवीय सहायता और विकासात्मक सहायता विदेशी सहायता के प्रमुख प्रकारों के तौर पर आता है। और विदेशी सहायता एक तरीके से इसमें एक देश से दूसरे देश में स्वेच्छा से संसाधनों, जैसे कि धन, वस्तुएं, सेवाओं के रूप में मदद देती है। और इसका उद्देश्य मदद प्राप्त करने वाले देशों और उनमें नागरिकों को लाभ पहुंचाना होता है। तो ये विदेशी सहायता होती है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार देखा जाए तो इसमें विकसित देशों के लिए सकल राष्ट्रीय आय का जो न्यूनतम 0.7% है, वह अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए प्रदान किया जा सकता है। और इस सहायता के लिए आधिकारिक ब्याज का सहायता भी कहा जाता है। विदेशी सहायता के कुछ औचित्य हैं, जैसे कि दार्शनिक और नैतिक तर्क का होना, जिसमें उपयोगितावाद, अधिकार आधारित दृष्टिकोण, सामुदायिकतावाद, स्वतंत्रतावाद होता है। और ग्लोबल सिटीजन से इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा भी होती है, आर्थिक विकास होते हैं, मानवीय सरकार सरोकार इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। मौजूदा दौर में विदेशी सहायता से संबंधित कुछ नैतिक सरोकार हैं, जिसमें सकारात्मक आयाम भी आते हैं, नकारात्मक आयाम भी आते हैं। सकारात्मक संधारणीय विकास होता है, और जैसे कि विदेशी सहायता शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में संधारणीय विकास को सुगम बनाती है, जिसमें विश्व बैंक ने भारत द्वारा भूटान में पनबिजली परियोजना में संधारणीय विकास के योगदान में सराहना दी। और नकारात्मक उपाय में होती है निर्भरता, जो कि दीर्घकालिक स्थायी निर्भरता बना सकती है और स्थानीय शासन और आर्थिक आत्मनिर्भरता कमजोर कर सकती है। उदाहरण के लिए कई अफ्रीकी देश विदेशी सहायता पर निर्भर हो गए और उनमें आर्थिक नीतियां प्रभावित हो। इसमें सकारात्मक आयन में खाद्य सुरक्षा, जो कि कृषि सहायता कार्यक्रमों में अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्य उत्पादों को बढ़ाने में मदद करता है। भ्रष्टाचार में देखा जाए तो इसमें कमी होने पर भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा गबन की संभावना रहती है। स्वास्थ्य सुधार में आता है कि प्रभावी सहायक योजनाएं अविकसित देशों में बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। और सांस्कृतिक असंवेदनशीलता में बाहरी समाधान कई बार स्थानीय रीति रिवाजों के अनुरूप नहीं होते और उनका विरोध भी होता रहता है। तो कुछ उदाहरण है, जैसे कि कोविड-19 के दौरान भारत द्वारा सस्ती वैक्सीन और दवाओं की आपूर्ति की गई है। और इसमें उदाहरण के लिए कुछ अफ्रीकी और एशियाई देशों में महिलाओं के जनन स्वास्थ्य संबंधी अधिकार अभियानों की सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के दौरान प्रतिरोध का सामना करना पड़ा हुआ है। आपदा के दौरान राहत जो होती है वह त्वरित और प्रभावी सहायता आपदाओं के बाद जान बचाने और पुनर्निर्माण में मदद करती है, जिसमें उदाहरण के लिए भारत ने नेपाल में 2015, तुर्की में 2023 में भूकंपों के दौरान त्वरित सहायता की। राजनीतिक उद्देश्य देखने को मिले, जिसमें उदाहरण के लिए चीन अपने ऋण जाल कूटनीति के तहत अन्य देशों में निवेश को
अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। शिक्षा और कौशल विकास, जिसमें शिक्षा में निवेश में दीर्घकालिक सामाजिक लाभ हुआ। उदाहरण के लिए भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत विकासशील देशों में प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर मिले। पर्यावरणीय क्षति देखने को मिली, जिसमें बड़े पैमाने पर कृषि संबंधी पहलों में पर्यावरणीय क्षति हुई है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें सार्वजनिक टैक्स बोर्ड और स्वतंत्र ऑडिट का उपयोग करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सहायता सही तरीके से आवंटित और प्रबंधित की जा रही है, उसके प्रभाव का सही मूल्यांकन हो रहा है। सहायता परियोजना में जलवायु लचीलापन, नवीनीकरण ऊर्जा, संधारणीय कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दी जाने वाली सहायता स्थानीय संस्कृति और संदर्भ के अनुसार व्यवस्थित और अनुरूप होनी चाहिए और परियोजना की प्लानिंग में स्थानीय एनजीओ नेताओं को शामिल करना चाहिए। प्राप्तकर्ता देशों के राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों के अनुसार सहायता को प्राथमिकता देनी चाहिए। सहायता के वितरण में निगरानी और मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। स्थानीय क्षमता निर्माण पर जोर देना चाहिए। तो इस तरीके से इसकी आगे की राय के तौर पर हम देखते हैं। फिर इसमें कुछ एक केस स्टडी दी गई है कि अपनी नैतिक अभिवृत्ति का परीक्षण करना है, जिसमें कि आप भारत के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। एक कल्पना करनी है कि आप इस मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और यह आईटीईसी और विकास साझेदारी प्रशासन के तहत भारत की विदेशी सहायता पहलों की देखरेख कर रहे हैं। एक विकासशील देश जो बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा के लिए मानवीय सहायता प्राप्त कर रहा है और अब राजनीतिक उथल-पुथल, भ्रष्टाचार के आरोपों और स्थानीय सरकार द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन का सामना कर रहा है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले फंड का दुरुपयोग किया गया था, जिसमें पारदर्शिता को लेकर चिंता बढ़ गई थी और यह भी स्पष्ट है कि सहायता को रोकने में कमजोर आबादी के लिए स्थिति खराब हो सकती है और अंत में सहायता वापस लेने पर बीआरआई ऋणों के माध्यम से के बढ़ते प्रभाव को रास्ता खोल सकती है। इसके अंतर्गत ये प्रश्न दिए गए हैं कि इस मामले में नैतिक सिद्धांत क्या है, प्रमुख हितधारकों की पहचान और उनकी चिंताएं क्या है, और कौन सी व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि भ्रष्ट शासन को मजबूत किए बिना सहायता लाभार्थी तक पहुंचे। तो ये केस स्टडी के बारे में आपको इन प्रश्नों के उत्तर की प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें आता है सुर्खियों में रही योजनाओं के बारे में। सुर्खियों में रही योजनाओं में आती है पहले नंबर पर प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम फसल आधारित योजना को 2025-26 के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य फसल नुकसान को झेलने और किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, किसानों की आय को स्थिर करना है, आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाने में बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाना, कृषि बीमा और संबद्ध उत्पादों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना, ताकि किसानों और राज्य सरकारों के अनुशासित प्रशासन को अधिक विकल्प प्रदान किया जा सके। इसकी विशेषताओं में आता है कि इसे 2016 में शुरू की गई है। किसान एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें कवर की जाने वाली फसलों में खाद्य फसलें, अनाज, बाजरा, दालें हैं, तिलहन आती है, वार्षिक वाणिज्यिक फसलें और बागवानी फसलें होती हैं। कवर में किए गए जोखिम में आता है, जिसमें होने वाली हानि जाती है प्राकृतिक दावानल, आकाशीय बिजली, तूफान, चक्रवात, हरिकेन, बवंडर, बाढ़, जलभराव, भूस्खलन, सूखा, कम वर्षा, कीट एवं रोग होते हैं। बुआई न करने की स्थिति और अनुसूचित क्षेत्रों के आधार होते हैं कि प्रतिकूल मौसम के कारण बुआई नहीं हो पाती और बीमित किसान 25% तक बीमा राशि का दावा करते हैं। फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान होता है, जो व्यक्तिगत खेत के आधार पर होता है। स्थानीय आपदाएं व्यक्तिगत खेत के आधार पर होती है, जिसमें ओलावृष्टि, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं में विशेष रूप से किसी खेत को प्रभावित करने वाले कारकों को कवर किया जाता है। अतिरिक्त सुविधा होती है जिसे नहीं कवर किया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख हमारे पहलू देखने को मिलते हैं इस योजना के अंतर्गत। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्कीम की ओर, जो आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में, जिसमें हाल ही में इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो ये कब शुरू की गई थी? 2015 में। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की जाती है और यह एक योजना केंद्र प्रायोजित योजना है और इस मिशन में संबल वर्टिकल के तहत देश के सभी जिलों में केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित होती है और यह 3 मंत्रालयों में संयुक्त रूप से प्रबंधित है। पहला तो आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और तीसरा आता है शिक्षा मंत्रालय। इस योजना का उद्देश्य बाल लिंग अनुपात में सुधार करना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, लिंग आधारित लिंग चयनात्मक में गर्भपात को रोकना, बालिकाओं की उत्तरजीविता और सुरक्षा की गारंटी देना और बालिकाओं की शिक्षा भागीदारी को प्रोत्साहित करना होता है। इसके घटक आते हैं जैसे कि जागरूकता अभियान, लिंग संवेदनशील जिला हस्तक्षेप, वित्तीय प्रोत्साहन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना इसमें शुरू की गई। लक्षित लाभार्थी में बालिकाएं, महिलाएं, बड़े पैमाने पर इसमें समुदाय आते हैं और इसमें कुछ ये जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में इसको अलग-अलग तरीके से भी डिवाइड किया गया है, ये लक्षित समूह के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें आता है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। इसके भी 10 साल पूरे हुए हैं। ये 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना, माता-पिता में अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए धन जुटाने में सहायता करना।
इसके तहत जैविक और कानूनी अभिभावकों में 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के लिए खाता खोला जा सकता है और योजना के नियमों के तहत ये जमाकर्ता एक बालिका के नाम पर केवल एक खाता खोल सकती है और संचालित कर सकती है और किसी बालिका में जैविक और कानूनी अभिभावकों में केवल 2 बालिकाओं के लिए खाता खोलने की अनुमति होती है। जमा और योगदान में देखें तो इनकी न्यूनतम जमा राशि 250 है, अधिकतम जमा राशि 1,50,000 है। खाता खोलने की तारीख में 15 वर्ष तक की अवधि के लिए इसे जमा किया जाता है और इसमें कर लाभ, योगदान, अर्जित ब्याज, परिपक्व धनराशि को आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट दी गई है और ये ट्रिपल टैक्स फ्री योजना रही है। ब्याज दर जो आती है सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर वित्त मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर संशोधित होती है। इसमें ब्याज गणना मासिक रूप से की जाती है और महीने की 5वीं तारीख के बाद महीने के अंत में इसमें बीच में खाते में उपलब्ध न्यूनतम शेष राशि के आधार पर की जाती है और ये प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ब्याज खाते में जोड़ा जाता है। खाते की परिपक्वता के इसमें 21 वर्ष होने पर खाते की तारीख से खाता धारक के लिए 21 वर्ष पूरे होने पर खाता परिपक्व होता है और जब 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के बाद खाते से पूर्व आवश्यक जमा दस्तावेजों को बतहत इसे बंद कर दिया जाता है। तो ये इसके बारे में आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जिसमें आते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थल के बारे में। तो सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थल के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हम चलते हैं लद्दाख की ओर, जिसमें लद्दाख में आता है कि सियाचिन में 4G और 5G सेवाएं शुरू की हों और इसमें पैंगोंग झील के तहत शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। दूसरा आता है उत्तराखंड, जहां पर समान नागरिक संहिता को नियमावली को मंजूरी दी गई है। तीसरा आता है हरियाणा, जहां पर हरियाणा राखीगढ़ी में पुरातत्वविदों ने परिपक्व हड़प्पा चरण की मिट्टी के ईंटों से बना स्टेडियम बाजार खोजा है। राजस्थान में यह पार्वती, काली सिंध, चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की वजह से रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जलमग्न हो गया है। बिहार जो आता है, जहां पर भूजल के आर्सेनिक की उच्च मात्रा की वजह से बिहार के 11 जिलों में चावल और गेहूं के जैसे वो खनिजों में आर्सेनिक का उच्च स्तर पाया गया है। झारखंड वन विभाग ने पलामू टाइगर रिजर्व को बाइसन की घाटी आबादी की समस्या को दूर करने के लिए अध्ययन किया है। कर्नाटक में कर्नाटक वन विभाग ने चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित सेरी बिकनीहल्ली गांव को स्थानांतरित करने का वार्तालाप शुरू किया है। और तमिलनाडु में अरितापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को संरक्षित करने के लिए खान मंत्रालय ने नाकायाकर हट्टीपट्टी टंगस्टन खनिज ब्लॉक की नीलामी रद्द कर दी है और अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन में कोडाई कनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। और भी अन्य स्थल आते हैं जिसमें आते हैं जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनार में क्यूआर कोड के साथ जियो टैगिंग के माध्यम से जियो डिजिटल सुरक्षा मिली है। हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार ने शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास इको सेंसिटिव जोन को घोषित कर दिया गया है और हाटी जनजाति सबसे बड़ा यहाँ का वार्षिक उत्सव घोड़ा त्योहार मागू त्योहार के नाम से हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव सीमा पार व्यापार व सांस्कृतिक आदान प्रदान का जश्न मनाया गया। असम में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने होलो गम्पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन में तेल और गैस के खोज को मंजूरी प्रस्ताव को मंजूरी दी और सेना ने मेघालय की सीमा में लगे असम के दिमा हसाओ जिले में रांगसू में एक जलमग्न कोयला खदान में फंसे मजदूरों को बचाया हुआ है। त्रिपुरा में देखें तो यह कोक बोरोक भाषा के विकास के लिए लैंग्वेज मैपिंग कर रहा है। पश्चिम बंगाल मकर संक्रांति के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा सागर मेले में डुबकी लगाई। उड़ीसा में पुरातात्विक विभागों ने उड़ीसा के रत्नागिरी में उत्खनन के दौरान प्राचीन बौद्ध कलाकृतियां मिली हुई हैं। और तेलंगाना में बात करें तो तेलंगाना के अंतर्गत आता है कि इसमें उद्गम वाली यहाँ की मूसी नदी के किनारे पर ऐतिहासिक इमारतों में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 में शामिल किया गया। और आंध्र प्रदेश में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना से संबंधित परियोजना को मंजूरी दी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत के प्रमुख सुर्खियों में रहे स्थल है। अब आते हैं हम नए विश्व के प्रमुख स्थलों की ओर। तो सबसे पहले चलते हैं हम कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए में है और यह कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में बनागनी की घटना देखी गई। स्वेज नहर, जो कि मिस्र के स्वेज नहर में नई चैनल के विस्तार का परीक्षण पूरा किया गया है, जिसमें इस खंड में कुल लंबाई 193 किलोमीटर रही है। मेक्सिको की खाड़ी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखने का प्रस्ताव किया है। क्यूबा, जहां पर भारत ने राफेल नामक हरिकेन को प्रभावित क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी है। त्रिनाद एवं टोबैको में हिंसा के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। कार्बो बर्डे, जो कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुमान के लगाया है कि कार्बो बर्डे अपनी जलवायु और विकास की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सालाना $140 बिलियन का निवेश करने की आवश्यकता है। फिर आते हैं ऊपर की ओर फिलाडेल्फिया, जो कि कॉरिडोर जो इजरायल और हमास के बीच में हालिया युद्ध विराम की शर्तों के अनुसार फिलाडेल्फिया कॉरिडोर ने इजरायल की वापसी को भी प्रोत्साहन प्रावधान किया है। जॉर्जिया, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है।
और दारफुर क्षेत्र सूडान ने इसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अभियोजक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सूडान को दारफुर क्षेत्र में बढ़ते अत्याचारों पर निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया है और विक्टोरिया झील ने शोधकर्ताओं में विक्टोरिया झील की विनियम खाड़ी से साइनो बैक्टीरियम का आनुवंशिक सर्वेक्षण किया हुआ है। अजरबैजान, जो कि कजाकिस्तान के अजरबैजान में एक कम विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 38 लोगों की मौत के बाद रूसी राष्ट्रपति ने अजरबैजान में राष्ट्रपति से माफी मांगी है। लाओ पीडीआर, जो जिसमें भारतीय दूतावास ने लाओ पीडीआर के गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन साइबर घोटाला केंद्रों में 67 भारतीयों को बचाया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। माउंट ईबू को इस महीने 1000 बार ज्वालामुखी विस्फोटन हुआ है। डिएगो गार्सिया, जो कि 15 भारतीय मछुआरों को डिएगो गार्सिया द्वीप के पास गिरफ्तार किया गया है। सोमालिया, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक नए शांति मिशन को अधिकृत किया है और नेवास झील, जो केन्या में स्थित है, यहाँ पर एक आक्रामक जलकुंभी मछुआरों की आजीविका के लिए खतरा बन रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये वर्ल्ड के प्रमुख स्थल है जहाँ ये पूरे एक महीने यानी कि जनवरी माह में ये सुर्खियों में रहे हैं। तो इन सब की डिटेल दी गई है। अब आते हैं हम सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में, तो जिसमें पहले नंबर पर आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो एक प्रधानमंत्री नए नए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उर्स पर लोगों को बधाई दी और सूफी संत की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनकी दरगाह पर हर साल उर्स का आयोजन किया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 1141 में इनका जन्म अफगानिस्तान के हेरान प्रांत में चिश्ती नामक कस्बे में होता है और ये भारतीय उपमहाद्वीप में सूफीवाद के चिश्ती सिलसिले से सुप्रसिद्ध संबंध संत रहे हैं और भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना इनके द्वारा की गई है। इनके प्रसिद्ध जो अनुयायी हैं उनमें आते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिराग हैं और ये सामुदायिक सौहार्द एवं विनम्रता इनका प्रदर्शन नैतिक मूल्य रहा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट तिरुवल्लुवर के बारे में, जो कि 15 जनवरी को इनका तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है और ये तमिल दार्शनिक कवि और विचारक है और ये चेन्नई के माया अल्लापुर में रहते हैं और ये अपने तमिल साहित्यिक कृति तिरुवल्लुवर के लिए जाने जाते हैं और ये नैतिकता, राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रेम जैसे बेहोशों पदोहों का एक इनका संग्रह मिलता है और ये तर्कवाद और सामाजिक न्याय इनकी गहरी नैतिकता के मूल्य है। फिर आते हैं रानी बेलू नचियार, जो कि इनकी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और रानी बेलू नचियार रामनाथपुरम तमिलनाडु की राजकुमारी और रामनाथ साम्राज्य के शासक की पुत्री हैं और इन्होंने तमिल लोगों के बीच वीर मंगलई नामक नाम से लोकप्रिय। इनमें कई रानी ने कई भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू में दक्ष थी। यह आत्मविश्वास और नेतृत्व की घनी प्रबल एक छत थी। और फिर आते हैं नेक्स्ट सावित्रीबाई फुले, जो कि हाल ही में यह समाज सुधारक एवं शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को देश भर में मनाई जाती है। इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में नायगांव में होता है। यह पुणे में स्थापित देश की प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की प्रधानाध्यापिका भी थी और 1873 में अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर सत्यशोधित विवाह की प्रथा आरंभ करती है और इसमें पहला विवाह बिना दहेज या न्यूनतम खर्च पर संपन्न होता था। और इन्होंने 1854 में अपनी पहला कविता संग्रह काव्य फुले प्रकाशित किया और पहली मराठी आधुनिक कवित्री भी बन गई। यह समानता और न्याय की नैतिक इनके मूल्य रहे और इन्होंने सशक्तिकरण के लिए एक साधन के रूप में शिक्षा को बढ़ावा दिया और शांति और लिंग पर आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष को किया। फिर आते हैं श्री नारायण गुरु, जो कि आईआईटी बॉम्बे में इस साल में मई में नारायण गुरु को समर्पित एक ऑनलाइन अकाई प्रोजेक्ट शुरू किया गया और ये केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक व आध्यात्मिक गुरु थे और इन्होंने एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर पर विचार को प्रतिपादित किया और यह नारायण गुरु पद्मनाभन पालमु एजपा समुदाय के उत्थान और उन्हें शिक्षित करने के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन युगम की स्थापना की हुई है। दया और सत्यनिष्ठा के अंतर्गत देखें तो इनका जीवन और उनके योगदान में समानता हिंसा के प्रति उनकी निष्ठा और प्रमाणित करते हुए वो एक करुणामयी व्यक्ति के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने विभिन्न आंदोलनों की शुरुआत में उनकी अद्वितीय सत्यनिष्ठा और साहस का परिचय दिया हुआ था। अब आते हैं मांगे रास बिहारी बोस के बारे में, जिनका जन्म 21 जनवरी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अद्भुत रास बिहारी बोस की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इनका जन्म वर्धमान जिले में बंगाल में होता है और ये 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरित थे और उन्होंने अलीपुर बम कांड के बंगाल छोड़ दिया था और ये वे क्रांतिकारियों में युगांतर समूह के सक्रिय सदस्य भी थे और इन्होंने दिल्ली षड्यंत्र केस में 1912 में शामिल हुए। इस मामले में वाइसराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम से हमला किया और टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की और ये देशभक्ति की भावना और एकता इनका एक नैतिक मूल्य था, जिसमें भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता थी। क्रांतिकारी गतिविधियों की भागीदारी, आजाद हिंद फौज के गठन और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका में प्रतिबद्धता स्पष्ट हुई थी। तो ये रास बिहारी बोस के बारे में
आता है, जो इनका समय काल 1886 से 1945 के बीच का होता है, तो ये इनके बारे में रहता है। अब आते हैं हम यहाँ आगे तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारा ये पूरी मैगज़ीन फिनिश होती है। अब इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी, पीएससी विदिशा पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। साथ ही अब हमारे द्वारा और भी एक मतलब सेशन चल रहा है, जिसमें आपको डे बाय डे डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाती है और साथ में टॉपिक कवर कराए जाते हैं, तो आप उस सेशन को देखें। और ये आपके लिए कुछ टाइम में एनसीईआरटी की भी एक सीरीज़ लेकर आए जा रहे हैं, जिससे आप एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने एक बेस लेवल पर। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।